नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो ग्रीक थिंकर्स के हमारे कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने किन आइडियाज़ को यहाँ पे सजेस्ट किया, किन डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने अपनी बात कही और साथ साथ उनका रेलेवेंस आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के साथ कनेक्ट करते हुए इस सेशन को समझेंगे। तो जैसे आप जानते हैं, एरिस्टोटल ही वॉज कंसिडर्ड एज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। इन्होंने एक तरीके से प्लेटो के बाद की कहानी कही और कहीं ना कहीं प्लेटो के क्रिटिसिज्म में इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है। और ये उस समय के सोक्रेटिक ट्रेडिशन को ही बिलोंग करते थे, जिसमें डायलेक्टिक्स, डायलॉग, उस पर खास फोकस होता था। और डायलॉग जहां होता है वहां आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो। तो एरिस्टोटल ने भी प्लेटो का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए अपनी डिफरेंट थियोरीज को यहाँ पे हम सब के लिए प्रोड्यूस किया था। तो डिफरेंट आइडियाज हैं। थियोरी ऑफ सिटीजन इनके हिसाब से भी देखेंगे, थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी, थियोरी ऑफ लॉ। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डिबेट जो हम यहाँ पे करने वाले हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड ऐड हुआ है पॉलिटिकल साइंस। सारा जो जवाब है वो इस साइंस वर्ड के अंदर छिपा हुआ है। देखेंगे आगे थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन, थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, थियोरी ऑफ स्लेवरी एंड थियोरी ऑफ स्टेट। तो स्टेट फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, क्या उसके रेलेवेंस है, सिटीजनशिप किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, और इन सब बातों को आज के कंटेक्स्ट की जियोपॉलिटिक्स में हम लोग लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जब हम प्राइम डिस्कशन पे जाते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कंसिडर करते हैं दैट व्हाई डू वी कॉल हिम एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। या जब मैं ये वर्ड साइंस की बात करता हूं तो साइंस जैसे शब्द में क्या खास है, तो आपको एक पॉइंट समझना होगा। व्हेन आई एम मेंशनिंग समथिंग एज साइंस, इसका मतलब है कि आप उस समय के एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को चैलेंज करने वाले हो। तो जो भी उस समय पे थियोरी, फिलॉसफी चल रही थी, जो एस्टेब्लिश्ड था, उस फिनोमिना को चैलेंज किया एरिस्टोटल ने। सिस्टमैटिक वे में, एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस सब्जेक्ट को एनरिच किया और कहीं ना कहीं इस वजह से इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोल दिया जाता है। साइंस दूसरा एस्पेक्ट हम लेके चलते हैं। व्हेन वी आर मेंशनिंग समथिंग एज साइंस, मतलब वो प्रैक्टिकली कहीं पे प्रयोग हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज हो रहा है। तो यहां पे अरिस्टोटल जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, मतलब हमें ग्राउंड पे कहीं ना कहीं दुनिया में इंप्लीमेंट होती हुई वो नजर आ रही हैं। पुराने स्कॉलर्स की बात करें, सोक्रेट्स, प्लेटो, वो आइडियल वर्ल्ड में जी रहे थे, वो एक काल्पनिक दुनिया की बात कर रहे थे, वो फिलॉसफी की बात कर रहे थे। यहां पे जो सॉल्यूशंस और जो प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन किया गया है दैट इज ऑल इन द प्रैक्टिकल स्फीयर, कि उसके सॉल्यूशन वाकई आप कहीं जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है जिस वजह से हमने ये वर्ड साइंस ऐड किया है यहाँ पे। तो जब हम इस डिबेट को करते हैं तो आप समझिए कि भाई अलग अलग मेथड से आप अपनी फिलॉसफीज को सपोर्ट करने के लिए प्रूफ देते हैं। उसके अंदर एक ये होता है कि हमने जैसे फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जिसमें सिर्फ वर्ड्स हैं जो आपने दे रखे हैं, लेकिन व्हेन यू ऐड एम्पिरिकल एविडेंस टू दैट, यहां पे ये वर्ड एम्पिरिकल आ जाता है, मतलब एक तरीके से आप उसे ग्राउंड पे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करा सकते हो। प्लेटो बात कर रहे थे आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की, है ना, कि एक आइडियलिस्ट, ओके, आइडियलिस्टिक स्टेट में बनाऊंगा, है ना। देयर विल बी आइडियलिस्टिक रूलर, जो फिलोसोफर किंग उन्होंने नाम दिया था। सो दैट विल बी एन आइडियल सिचुएशन, वो एक आइडिया में रहेगा, किंगडम ऑफ गॉड में रहेगा। रियलिटी में इस आज की दुनिया में वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। लेकिन यहां पे ग्राउंड रियलिटी समझते हुए एरिस्टोटल अपनी बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं जो सजेस्ट करूंगा इंपीरिकल आइडियाज हैं। इंपीरिकल इन द सेंस, अगर मेरी तरफ से जो बात कही जाएगी उसमें मान लीजिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करता हूं कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, राजा के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, वो आज की दुनिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और एरिस्टोटल की जो पूरी स्टडी थी वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट प्रोसेस से निकल के आए थे। उन्होंने अलग अलग देशों के सिस्टम्स को स्टडी किया था पहले। सो ही स्टडीड द प्रैक्टिकल वर्किंग सिस्टम्स जो उस समय चल रहे थे, और उस वर्किंग सिस्टम्स के बेस पे उन्होंने अपना एक कंक्लूजन दिया।
तो पूरा आइडिया ही चेंज हो गया। एक आदमी है जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करता है, ये दूसरा है जो बेसिकली जो यहाँ पे दिख रहा है उसकी बात करता है, उसको एनालाइज करके इन्होंने अपने आइडियाज को दिया। तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आएगा। फिर ये क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और साइंस का मतलब यही तो होता है कि आप पुराने सिस्टम को चैलेंज करेंगे। पुराने सिस्टम को जब तक चैलेंज नहीं करेंगे तब तक नए सिस्टम आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोल रहे हैं तो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म को चैलेंज करना जरूरी है। वो इन्होंने यहाँ पे जरूर किया था और वो रिफ्लेक्ट भी होता है यहाँ पे। अच्छा, अब जब वी आर डिबेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप एक पॉइंट समझिए कि भाई ये बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड सिस्टम चलाने की, तो एक तरीके से आप इसे रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के साथ भी लिंक अप कर सकते हैं। सो ही वॉज क्वाइट मॉडर्न विद हिज अप्रोच, पुराने थॉट प्रोसेस से थोड़ा हटके थे कि भाई ठीक है आपको समझ में आनी है ये कहानी, प्लस ये कहते हैं कि आप गुड आइडियाज लेके आइए, है ना। यू टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू आइडियाज, बट अलोंग विद दैट ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये भी हमारे लिए जरूरी है। हम इस चीज पे मिस आउट नहीं कर सकते कि सिर्फ आइडियाज की कहानी गाते रहें। प्लेटो वाज बेसिकली एम्फसाइजिंग ऑन आइडियाज, आइडियल वर्ल्ड, फिलोसोफर किंग। फिजिकल वर्ल्ड, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी स्टडी किया जाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं को तो हमें सोल्व करना है। जो चीज बेस्ट है, बेस्ट के लिए आप कब तक वेट करते रहोगे? इसीलिए आप जो प्रेजेंट है उसी को ही रिफॉर्म करते रहो, उसी को इंप्रूव करते रहो। तो मोनार्की में मान लो आपको कोई कमी नजर आती है तो उससे इंप्रूवमेंट, यू ट्राई समथिंग एल्स। आप जो है एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करो, उसमें अगर आपको कमी नजर आएगी देन यू एक्सप्लोर समथिंग कॉल्ड पॉलिटी। सो एरिस्टोटल ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, क्लियर, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने जो बेस्ट बात बोली, इन्होंने कहा कि पॉलिटी नाम की, ये पॉलिटी सब्जेक्ट नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, इन्होंने कहा कि पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड पॉलिटी इज बेसिकली व्हाट, रूल ऑफ मिडिल क्लास। कि मिडिल क्लास का रूल आ जाए वो बेस्ट होता है। जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस है, जो वीकर क्लास है, उनका रूल इन्होंने बताया, उसे डेमोक्रेसी का नाम दिया था। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि ये तो रूल बाय मॉब है, भीड़ का राज है, वो भी नहीं होना चाहिए। पीपल हु आर, यू कैन से, डोंट हैव रिसोर्सेज, जो गरीब हैं, एरिस्टोटल का मानना था कि भाई उनके पास नॉलेज नहीं होती, वो इतने ज़्यादा ज्ञाता नहीं है, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे और उससे नुकसान हो जाएगा लॉन्ग रन में। तो इन्होंने कहा मिडिल क्लास जो होती है वो समझदार होती है, और अगर आप इसके अलावा जो रिच क्लास है उनको ऊपर बिठाओगे तो उनको नीचे वालों की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता। तो दैट्स व्हाई एरिस्टोटल बेसिकली हाईलाइटेड दैट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पॉलिटी, दैट इज रूल बाय मिडिल क्लास। सो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर मुझे देखना हो तो इंडिया के केस में भी ऐसा है। यूएस, आज की डेट में यूएस डिफरेंट चल रहा है, बट से जापान, जापान ऑल्सो हैज दिस अरेंजमेंट, साउथ कोरिया ऑल्सो हैज दिस अरेंजमेंट, ठीक है, कि कॉमन आम आदमी में से कोई इंडिविजुअल जो है वो एलीट बन जाता है, वो आके हमें जो है चला रहा होता है। तो मोदी जी ही बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, क्लियर। सो ये इस तरीके का थॉट प्रोसेस एरिस्टोटल यहाँ पे देते हैं। इन्होंने पूरी अपनी बात को एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझाया, इस वजह से इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का नाम दिया गया है, क्लियर। ये कहानी यहां से शुरू होती है, एंड विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट आइडियाज दैट ही सजेस्टेड, ओके। और यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें देखनी होगी दैट इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। देखिए सिमिलैरिटीज अगर आप देखेंगे तो दोनों ही सोक्रेटिक ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। दैट इज दे यूज्ड टू हैव, यू कैन से, कमांड ओवर डायलेक्टिक्स एज द मेथड ऑफ लेक्चर डिलीवरी। जो भी अपनी नॉलेज वो शेयर कर रहे हैं उसमें डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्वेश्चनिंग इनके बिल्कुल एक तरीके से खून में है, सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड देन दे वर क्रिटिक ऑफ सोफिस्ट ट्रेडिशन। तो सोफिज्म हमने पढ़ा था। अब देखिए सोफिज्म में आप किन बातों का ध्यान देते हैं, देखेंगे यहां पे, देखिए। सो सोफिज्म बेसिकली यूज्ड टू पॉइंट अबाउट वन थिंग। सोफिस्ट कहते थे इंडिविजुअल, है ना, पावर, अपनी खुद की पावर, अपने खुद के प्रॉफिट को प्रायोरिटी दो,
प्रायोरिटी ओवर व्हाट? प्रायोरिटी ओवर स्टेट। क्लियर? दिस वाज द आउटलुक ऑफ सोफिस्ट। बट जब ही हम सोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात करेंगे तो सोक्रेटिक ट्रेडिशन में यू बेसिकली टॉक अबाउट प्लेटो और एरिस्टोटल। जो भी इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनका फोकस क्या होता था कि सिटीजन शुड सेक्रीफाइस फॉर स्टेट, कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको स्टेट को देनी है और आम जनता अपने राइट्स को सेक्रीफाइस कर देगी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। स्टेट को ऊपर रखना है। तो ये यहां से ही बेसिकली दोनों के बीच में डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस इन द सेंस सोफिस्ट और सोक्रेटिक ट्रेडिशन के बीच में। और यहां पे प्लेटो, एरिस्टोटल, दे बोथ बिलोंग टू द सोक्रेटिक ट्रेडिशन। वो स्टेट की प्रायोरिटी को ऊपर रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बातें इस तरीके से कही, दैट प्राइमेसी ओवर स्टेट ओवर इंडिविजुअल। अब एक चीज यहां पे बेहद खास है जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, दे इक्वेट पॉवर्टी विद इग्नोरेंस। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल रिसोर्स जिसके पास नहीं है, जो पॉवर्टी में है, वो बेसिकली अपनी ही इग्नोरेंस की वजह से है, कि उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, इस वजह से वो पॉवर्टी में है। क्लियर? तो दोनों के आउटलुक यहां पे सेम है। एंड देन दे यूज्ड टू बिलीव इन नेचुरल इनइक्वालिटी। अब ये कहानी समझिए कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल इनइक्वालिटी, तो क्या ट्रू सेंस में नेचुरल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना? क्या ट्रू सेंस में नेचुरल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? दैट इज अ डिबेट हियर। सो इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि फेमिनिज्म, पैट्रियार्की, हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं कि नेचर ने मेल और फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर को डिफरेंट बनाया है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट नेचर हैज गिवन टू अस, है ना? तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है जो एग्जिस्ट करती है, आप किसी को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते हो। दिस वाज देयर आउटलुक। और यही रीजन है कि दे बोथ, यू कैन से, टॉक्ड अबाउट वन थिंग, वुमेन को सिटीजनशिप की कहानी से दूर रखा जाएगा। दोनों का ही आउटलुक यहां पे सेम था, क्योंकि वो कहते थे कि दोनों के काम डिफरेंट है, नेचर ने इस तरीके से बनाया है, और दोनों की ही प्राइम फोकस पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो मेल काउंटर पार्ट्स को दी गई है। क्लियर? एंड देयर इज अनदर एग्जांपल दैट इफ समवन इज विद डिसेबिलिटी, तो इन्होंने कहा समवन इज बोर्न विद दिस डिसेबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नेचर ने ही उन्हें ऐसा बनाया है। ठीक? एंड दे यूज्ड टू हाईलाइट कि इस पूरी दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। क्लियर? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहते थे कि उनके स्टेट में बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जाए। तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के आउटलुक को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। प्लेटो ने तो खुल के बोला था सिलेक्टिव ब्रीडिंग होनी चाहिए, कुछ लोगों को ही बच्चे पैदा करना अलाउ होना चाहिए, जो बेसिकली जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है वही आगे प्रोड्यूस करें, तो यू विल गेट, यू कैन से, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस इन दैट एरिया वो इंप्रूव हो जाएगी। ये आउटलुक इन्होंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है? ये इस थॉट प्रोसेस के साथ चलने वाले लोग हैं। अब जो इसमें हमें और समझना होगा, तो ये तो थे सिमिलैरिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को समझिए आप। तो यहां पे ब्रॉड जो डिफरेंसेस हैं कुछ मैंने यहां लिखे हुए हैं, दैट प्लेटो इज बेसिकली आइडियलिस्ट, एरिस्टोटल इज प्रैग्मेटिक। हाउ प्लेटो इज आइडियलिस्ट? प्लेटो बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट फिलोसोफर किंग, कि फिलोसोफर किंग ही मिलेगा। अब आप ढूंढते रहो फिलोसोफर किंग को, नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? सो एरिस्टोटल उसमें कह रहा है कि भैया देखो ये सब तो नहीं होगा, तो आप एक काम करो, प्रैक्टिसेबल स्टेट की तरफ जाओ। ठीक? कि जिसे आप ग्राउंड पे प्रोड्यूस कर सको, जो प्रैक्टिकल हो, उस डायरेक्शन में चलिए आप। प्लेटो इज परफेक्शनिस्ट। एरिस्टोटल बिलीव्स इन गोल्डन मीन, कि भाई वन शुड अवॉइड एक्सट्रीम्स, कि हमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए। यह चीज समझना है। जब हम एक्सट्रीम्स की तरफ जाते हैं तो हमें रिजल्ट काफी नेगेटिव मिलते हैं। एक्सट्रीम इन द सेंस, सपोज ही केम अप विद दिस पॉइंट हियर। देखिए, तो एक्सट्रीम की कहानी मैं बताता हूं आपको, कि सपोज कीजिए, ठीक है, समवन इज
टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सजेस्ट किया। तो एक तरफ है मोनार्की, दूसरी तरफ दूसरे एंड पे है डेमोक्रेसी, है ना, कॉमन मैन जिसको आप बोलते हो। अब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू है, समझिए आप इस चीज को। मोनार्की इज गोइंग टू बी हाईली सेंट्रलाइज्ड, ठीक। देन इन बिटवीन दे सजेस्ट देयर इज पॉलिटी। पॉलिटी इज बेसिकली रूल ऑफ मिडिल क्लास। They say that middle class is always rational, क्योंकि मिडिल क्लास हर चीज को सोच समझ के करती है। नाउ मोनार्की कैन बी रेकलेस, क्योंकि इनके खुद के स्टेक्स नहीं होते। कहीं कहीं लीडर को भी आप उठा के देख लीजिए, वो लीडर तो बच ही जाता है। आप सीरिया को उठा के देख लीजिए, बशर अल असद तो भाग गया ना वहां से, और एक तरीके से रशिया के प्रोटेक्शन में होंगे, वो बच जाएंगे, रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। ओके, सो दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स। कहीं का भी आप सिस्टम को उठा के देख लो, आप चाहे ईरानियन रेवोल्यूशन की बात कर लो, तो शाह ऑफ ईरान तो चले ही गए थे ना वहां से, अमेरिका ले गया था उनको, तो उनको क्या था, उनको बढ़िया ट्रीटमेंट मिला। आम जनता मर रही थी ना रेवोल्यूशन के अंदर। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ओके, सो मोनार्की सेंट्रलाइज्ड है, उसको किसी की परवाह नहीं है, वो अपने सोच पे चलते हैं सिर्फ, ठीक। ये है कॉमन मैन। नाउ दे कांट सी थिंग्स बियॉन्ड सर्वाइवल। भाई ये इतने दबे हुए हैं कि अपने सर्वाइवल के अलावा कहीं दूर का ये सोच ही नहीं सकते हैं। ये वो हैं जो बात करेंगे पॉपुलिज्म की, ये वो हैं जो कह देंगे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दो और सब कुछ हमें बांट दो, है ना। सो इसीलिए एरिस्टोटल बेसिकली ही मेड एन आर्गुमेंट, ही सेड दैट भाई ये तो रूल बाय मॉब है, इससे तो बचना है। एंड दैट्स व्हाई ही सजेस्टेड दैट बेस्ट मॉडल इज योर पॉलिटी, दैट इज रूल ऑफ मिडिल क्लास। बहुत सोच समझ के पैसा खर्चेंगे ये। तो आज की डेट में आप बेसिकली उठा के देख लो, आप चाहे इजराइल की डेमोक्रेसी देख लो, चाहे आप इंडिया की डेमोक्रेसी देख लो, ओके, सो स्टिल देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ दिस मिडिल क्लास विच इज विजिबल। आप यूरोप में उठा के देख लो, आप मल्टीपल कंट्रीज में द पर्सन हु इज देयर इन पावर ही इज रिप्रेजेंटिंग द मिडिल क्लास। ओबामा, है ना, ओबामा वॉज अ प्रेसिडेंट, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग अ मिडिल क्लास। ट्रंप जो है वो कैपिटलिस्ट हैं, $10 बिलियन की उनकी वर्थ है, उससे ज्यादा होगी, बट दिस इज द रियल पिक्चर, ठीक। तो ये इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो है बेस्ट फॉर्म है, ये अलग अलग लोगों के दुख दर्द समझेंगे और प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे, ठीक। जबकि फिलोसोफर किंग का राग दो, ये प्लेटो अला पे रहे हैं कि भाई फिलोसोफर किंग से ऊपर कुछ है नहीं, इनको इसके अलावा कोई और जवाब समझ में नहीं आता। एरिस्टोटल गोल्डन मीन की बात कर रहे हैं, मिडिल पाथ लीजिए आप। प्लेटो वॉज रेडिकल, कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दो। अरिस्टोटल कह रहे हैं कि भाई कंजर्वेटिव रहो। इन्होंने अपनी तरफ से आइडियाज दिए हैं, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से ये कहा कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो बट इट शुड बी यूज्ड बाय द कॉमन मैन, दैट इज व्हाट हिज आइडिया इज, है ना। बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस है कि यू अलाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके, बट जो इसका यूज होना चाहिए वो कॉमन मैन के हाथ में होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए ट्रस्टीशिप। जो ट्रस्ट वगैरह बनती हैं उनका मैनेजमेंट और सब कुछ संभालने वाला काम, रिसोर्सेज अरेंज करना, वो प्राइवेट हाथों में होता है, लेकिन उनको यूज कौन कर रहा है, कॉमन मैन, आम आदमी। क्लियर। देन प्लेटो बिलीव इन अल्टीमेट नॉलेज और एरिस्टोटल बिलीव इन कॉमन सेंस। इन्होंने कहा अल्टीमेट नॉलेज वेट करते रहो, नहीं आएगी। ये चाहते थे कि आप एक फिलोसोफर किंग लेके आओ। फिलोसोफर किंग कौन होगा, जिसके पास नॉलेज होगी। और एरिस्टोटल कह रहे हैं कि भाई कॉमन सेंस लगाओ, उससे काम चल जाता है, ठीक है। और बिल्कुल वैसी ही चीज होनी चाहिए। आपको जो भी कानून अगर आप बनाओगे, आपको कैसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसके लिए हमें एक एक्सपर्ट वकील की जरूरत पड़े, या ऐसे कानून होने चाहिए जो एक आम आदमी के समझ में आ जाए। उसका जवाब यहां पे ये दिया हुआ है, दैट वी हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट विच इज नियरर टू द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि कॉमन सेंस के थ्रू आप बात करो। कहां वेट करते रहोगे, है ना, परफेक्शनिस्ट की, एक्सपर्ट की।
इन्होंने तो, प्लेटो ने तो फिलोसोफर किंग को एक्सपर्ट भी बोला था, भाई वही जो होगा वो बेहतरीन रूलर होगा वगैरह वगैरह, ये पॉइंट इन्होंने बोले हैं, ठीक है। सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस और आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम। अब थोड़ा बहुत अगर मुझे और कंपैरिजन करना हो इनके बीच, सो हाउ आई विल डू दैट, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, प्लेटो बेसिकली चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट एन आइडियलिस्ट वर्ल्ड, जिनको उन्होंने फॉर्म का नाम दिया था, है ना, कि ये बात कर रहे हैं कि किंगडम ऑफ गॉड टाइप ऑफ चीज होगी, ओके, और किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, है ना, सोल वहां से आ रही है, फिलोसोफर किंग की बात कर रहे हैं जिसमें रीजन डोमिनेट करता है, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, परफेक्शन बेस्ट एग्जांपल, ठीक। तो ये कहते थे कि भाई फिजिकल वर्ल्ड इज अ शैडो, दिस वाज एन आर्गुमेंट, ओके, कि फिजिकल वर्ल्ड जो है दिस इज नथिंग बट अ शैडो, शैडो ऑफ दैट रियल मींस जो आइडियल वर्ल्ड है, कि भाई इम्परफेक्ट शैडो है, ऐसी बात बोलते थे ना वो। एरिस्टोटल कह रहा है कि क्या बात कर रहे हो यार, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ही इज सेइंग दैट भाई प्रैक्टिकल हो जाओ, इसलिए इस बात को बोला जाता है इंपेरिसिज्म, है ना, इंपेरिकल अप्रोच, ओके। सो ही वाज हाइलाइटिंग अबाउट इंपेरिसिज्म, कि भाई ग्राउंड पे कहां चीज विजिबल है, कि रियलिटी को ऑब्जर्व करो भाई, ठीक है, इसको समझिए, इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, जो चीज जैसी एग्जिस्ट करती है उसको वैसा ही देखो, ये मत सोचो कि कोई आइडियल होगा, जो चीज जैसी है उसी की तरफ रहो आप, उसी के थ्रू आपको काम करना है, ठीक, दैट इज व्हाट दे हाईलाइट। अब दूसरी चीज नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो प्लेटो के हिसाब से ठीक है नॉलेज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन प्लेटो क्या करता है, नॉलेज है ना, कि सोल जो है उसको नॉलेज है किंगडम ऑफ गॉड की। सो प्लेटो वाज हाइलाइटिंग, ही वाज कन्फाइनिंग नॉलेज इन टर्म्स ऑफ रिकलेक्शन ऑफ सोल्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि जब वो सोल किंगडम ऑफ गॉड से आई है तब वो जो है इतनी नॉलेजेबल थी, उसको पता है कि परफेक्शन क्या है। अगेन हाइपोथेटिकल थिंग, क्या पता सोल है नहीं है ना, दे वर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, ओके। बट एरिस्टोटल काउंटर टू दिस, ही इज टॉकिंग अबाउट नॉलेज, कि भाई नॉलेज आपकी वो है जो बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो ओवर द ईयर्स, आपने स्टडी किया, समझा, जो आपने बेसिकली ऑब्जर्व किया, ओके। सो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन यू गॉट दिस नॉलेज, दिस इज द डिफरेंस। देन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, ही वाज टॉकिंग अबाउट फिलोसोफर किंग, बेस्ट उन्होंने अपना आइडिया दिया यहाँ पे, ओके। तो इन्होंने सॉल्यूशन दिया फिलोसोफर किंग के नाम पे, और एरिस्टोटल ने सॉल्यूशन दिया पॉलिटी के नाम पे, दैट इज मिडिल क्लास का रूल होना चाहिए, ठीक है। सो ये आर्गुमेंट इन्होंने दिया है ना, दोनों की अपनी तरफ से सॉल्यूशन ये दे रहे हैं। अब प्लेटो वाज एम्फेसाइजिंग ऑन रीजनिंग, ठीक, कि रीजनिंग के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, और इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक। एरिस्टोटल ही वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, रीजनिंग तो है लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल विजडम भी होना चाहिए, ठीक। अब मैं थियोरी में बात करूं कि ये बेस्ट मॉडल है, थियोरी में दे दूं और ग्राउंड पे वो दिखाई ना पाऊं, तो वो कैसा, क्या फायदा उसका, उसका कोई फायदा नहीं है। सो दिस यू कैन से डिफरेंस वाज आल्सो एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं पूछ भी लेते हैं, और हमें पता भी होना चाहिए कि किस तरीके का थॉट प्रोसेस दोनों का रहा है। सो नाउ अब हम बात करेंगे एरिस्टोटल्स थियोरी ऑफ नॉलेज, कि भाई चीज़ों को लेके आइडियाज के बारे में एरिस्टोटल का क्या मानना था। तो अब तक हम एक बात जानते हैं कि प्लेटो एक चीज़ पे फोकस कर रहे थे, उनका प्राइम फोकस आइडिया के ऊपर होता था। बेसिकली जो भी उन्होंने बात की, चाहे वो फिलोसोफर किंग की बात हो, चाहे वो किंगडम ऑफ गॉड जो है इसका रेफरेंस देने की बात हो, सो दीज वर जस्ट एन आइडियाज, इसका ग्राउंड रियलिटी से उतना लेना देना नहीं होता था। एंड प्लेटो वाज इन द आइडियलिस्ट वर्ल्ड, क्लियर, सो ही वांट टू सी थिंग्स इन एन आइडियलिस्ट वे, ये उनकी दुनिया थी। लेकिन एरिस्टोटल जो हैं अब वो रियलिस्टिक टर्म्स में बात कर रहे हैं, और जो है उनको हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोल रहे हैं, कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड है दैट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द आइडियल वर्ल्ड, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड द आइडियल वर्ल्ड। जबकि प्लेटो ने क्या कहा था
कि जो एक आपके यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड है उसकी शेडो हम जो है अर्थ पे बनाते हैं, कि एक आइडियल वर्ल्ड है उसकी इम्परफेक्ट शेडो आज की दुनिया में बनती है। लेकिन एरिस्टोटल वॉज एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट दैट यू कैन नॉट सेपरेट टू, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, आप इनको अलग करके नहीं देख सकते हो। देन ही एम्फेसाइज्ड अपॉन वन थिंग हियर। अब देखिए, जब प्लेटो यहां पे बात कर रहा है फिलोसोफर किंग की, तो ही वांटेड दिस फिलोसोफर किंग टू बी एन एक्सपर्ट, और एरिस्टोटल इस पे अपना काउंटर व्यू देते हैं। उन्होंने कहा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड यू डोंट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, आपको अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस को यूज करके जो भी घटित घटनाएं हैं उससे इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या चल रहा है। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। टेक एग्जांपल, चाइना आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहां पे? बांग्लादेश के अंदर चाइना ने चिटागोंग पोर्ट को डेवलप किया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ओके। म्यांमार में सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है। अब ये चिटागोंग और सितवे ये दोनों के दोनों आपके बे ऑफ बंगाल में पड़ रहे हैं, ठीक। फिर आप इस चीज को समझेंगे कि ग्वादर पोर्ट को वो डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज वन पॉइंट हियर। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप थोड़ा और समझेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, श्रीलंका। नाउ इन श्रीलंका चाइना इज डेवलपिंग कोलंबो पोर्ट, ठीक। तो कोलंबो पोर्ट का ये एंगल हो गया। अब आप मुझे बताओ, इतनी सारी जगहों पे आप कितना ही बिजनेस कर लोगे? सो चाइना विल रेज दिस पॉइंट दैट हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज प्राइमरीली फॉर द बिजनेस पर्पस, फॉर द ट्रेड पर्पस। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो पूरी घटना हो रही है दैट इज बेसिकली टू एनसर्कल इंडिया। सो ये कहानी एरिस्टोटल ने समझाई कि यू डोंट रिक्वायर अ स्पेशल नॉलेज, थोड़ी कॉमन सेंस अगर आप लगाओ यू विल गेट एन आइडिया कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो ये इनका एक बेसिकली इनका थॉट प्रोसेस था यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरे जो पॉइंट को हमें समझना है कि भाई ये कहते हैं यू कैन नॉट इग्नोर द फिजिकल वर्ल्ड। आपके आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, बट जो रियल वर्ल्ड है आप उसको किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते हो। Now why I am saying you cannot ignore the physical world? So there are live examples. Clear? Physical world is real. इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। तो सपोज करेंगे, आप एनालाइज करो, दिस यूक्रेन रशिया वॉर इज गोइंग ऑन। तो यूक्रेन रशिया वॉर आपको क्या लगता है? इज इट जस्ट अबाउट सोवरेनिटी? कि रशियंस को यह लगता था कि नेटो के एक्सपेंशन से, रशिया ने यही बताया ना दुनिया को कि भाई नेटो एक्सपेंड हो जाता, ओके, और एक तरीके से मेरी सोवरेनिटी खतरे में पड़ जाती। दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट रशियंस आर पुटिंग अप टू द वर्ल्ड। बट माय क्वेश्चन इज दिस, इज इट ट्रू? क्या ट्रू सेंस में आपको यह लगता है कि रीजन यही है, या रीजन कोई और है इसके पीछे का? तो आप इसके पीछे की कहानी को थोड़ा बहुत समझिए कि बेसिकली ये लड़ाई है टेरिटरी की। मतलब 1/3 ऑफ यूक्रेन ये आज की डेट में रशिया के कब्जे में है, एंड दैट 1/3 ऑफ यूक्रेन, इसके अंदर रिसोर्स रिच एरिया आया है। बाकी जगहों पे भी तो हमला कर सकता था रशिया, व्हाई दैट एरिया ओनली? सो द प्रायोरिटी इज बेसिकली टू कैप्चर द मिनरल रिसोर्सेज। लड़ाई मिनरल रिसोर्सेज की चल रही है। दुनिया को बोलने के लिए आप कुछ मर्जी बोलते रहो, लेकिन हकीकत में ये जो पूरा खेल चल रहा है वो रिसोर्स को लेके चल रहा है। एंड देन यू पुट अप अनदर पॉइंट टू दिस, ठीक है, कि आपने जो है यहां पे एक तरीके से अपना खेल शुरू कर दिया है। दूसरी कहानी है ब्लैक सी की। सो रशियंस दे वांट टू हैव एक्सेस टू ब्लैक सी, एज सिंपल एज दैट। सो इट इज देयर इन देयर माइंड। सो द गेम इज आउटराइटली टेरिटोरियल। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ जी सोवरेनिटी की लड़ाई, दीज आर द आइडियाज ना, ये दुनिया को बोलने के लिए है, हकीकत तो कुछ और चलती है। ओके, तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि मेन खेल किस चीज का होता है। और वही चीज है यहाँ पे कि भी आप फिजिकल एस्पेक्ट्स को अंडरमाइन कर ही नहीं सकते हो, पूरा गेम ही उस चीज का चलता है। डेमोग्राफिक्स पे चलता है, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी पे चलता है ना। जियोपॉलिटिक्स के अंदर आपकी ज्योग्राफी भी मायने रखती है, उसको भी कैलकुलेट करके ही कोई कंट्री आगे डिसीजन लेगा।
ओके, तो हम इन चीजों को सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज आप समझिए कि भाई देयर इज नथिंग आउटसाइड दिस वर्ल्ड, जो कुछ है वो यहीं से ही चलेगा। प्रेजेंट इन द वर्ल्ड मतलब वो आपके सामने विजिबल पैरामीटर में होगा। क्लियर? जो विजिबल है वही बेस्ट है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है, व्हेन वी यू कैन से रन आवर फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी में एक ही चीज चलती है। तो दीज डेज फॉरेन पॉलिसी इज बेसिकली अबाउट रियल पॉलिटिक। ये पूरे खेल में आपके यहां पे रियल पॉलिटिक चलेगा। ये कहानी समझ लो, रियलिज्म चलता है, दुनिया ऐसी ही है। Whatever we may say कि we are in a globalized world, we are वासुदेव कुटुंबकम, हम वो सारी बातें बोल सकते हैं, but those are idealist positions. Reality is this: you have to protect your national interest. हर देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट उसका सुप्रीम होता है, बिकॉज दैट इज द प्राइम थिंग, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बाहर की दुनिया है जो ये कहती है कि भी एक बेस्ट वर्ल्ड होगा, वो विजिबल नहीं है। द वर्ल्ड इज लाइक दिस, जो दुनिया के नियम बने हैं आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे, उस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट द की पॉइंट इज। क्लियर? तो ये एक एंगल उन्होंने यहां पे दिया जो समझाने की कोशिश की गई है कि आप थोड़ा बहुत समझ लगाइए और आपको सारी चीज नजर आने लग जाएगी खुद ब खुद। क्लियर है? अब यहां पे देखिए कि आइडिया इज प्रेजेंट इन मैटर इटसेल्फ, आप उनको सेपरेट करके नहीं देख सकते हो, दोनों ही इंटर रिलेटेड है। क्लियर? जो आज की डेट में टेंजिबल है वही आपके सामने है, आप आइडियलिस्ट पोजीशन पे मत जाओ। क्लियर? सो यू शुड गो बाय व्हाट इज टेंजिबल। टेंजिबल इन द सेंस व्हाट इज जो आपके सामने विजिबल है। अब देखो एक बात समझिए, आप नेहरू को समझते हैं, ठीक है? नेहरू के टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, ठीक? दैट वाज यू कैन से स्लोगन दैट वाज गिवन, बहुत बढ़िया आइडिया था, ये भी आइडियलिस्ट आइडिया था। अब इन द मीन टाइम जो टेंजिबल था, जो विजिबल था, इंडियन जो आर्मी चीफ उस समय के थे, ओके, सो दे वर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट दैट चाइना इज एक्सपेंशनिस्ट, ठीक है, कि चाइना एक्सपेंशन करेगा, इनसे थोड़ा बच के रहिए। सो यू टॉक अबाउट पटेल, Patel also highlighted the same thing that China is expansionist because they were able to see what was happening कि इसी दौरान चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब this was a tangible thing कि तिब्बत पे कब्जा कर लिया, मतलब अब हमारा बॉर्डर डायरेक्टली चाइना के साथ होगा। क्लियर? जब तक बीच में तिब्बत था it was sort of a buffer, but as that occupation was done it means that अब हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगेगा, इट मीन्स दैट अब हमारा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। और जो रियलिज्म वाले लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये देखिए इस तरीके से हमारी लड़ाई होगी, हमें बच के रहना होगा। बट आइडियलिज्म का झंडा उठा के नेहरू जी कहते हैं नहीं, हम लड़ ही नहीं सकते, बिकॉज नेहरू वॉज ब्लाइंडेड बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ सोशलिज्म। उनको ऐसा लगता था कि इंडिया भी सोशलिस्ट कंट्री है और चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट, वो सोशलिज्म को ऊपर रखेंगे और वो इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। This was the, you can say, I would say, lack of vision that was shown by Nehru. So ये पॉइंट समझना है आपको। तो दुनिया तो भाई इसी तरीके से चलती है, रियल पॉलिटिक्स चलती है, जो चीज सामने है उसको देखो, इस दुनिया के बाहर कुछ नहीं है। तो चाइना का जो नेचर है, उसका स्टेट जिस तरीके से काम करता है, वन हैज टू सी दैट, ओके, नथिंग इज बियॉन्ड दैट, कोई भी चीज उसके बाहर नहीं है। अब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की कहानी तो हम देख चुके हैं कि व्हाई ही वाज कॉल्ड दिस, बिकॉज ही बेसिकली चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स विच वर देयर उस समय पे। अब देखिए एरिस्टोटल प्लेटो को भी उस एक तरीके से चैलेंज करते हैं, प्लेटो के आइडियाज को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना? तो इस चीज के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, एंड आप कुछ नया दे के जा रहे हो, आप सिस्टमैटिक वे में उस स्टडी को कर रहे हो, ओके। तो इन आइडियाज को ध्यान में रखते हुए हम बोल देते हैं कि ही इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। साइंस इज अबाउट चैलेंजिंग, कि आप एक नोशन को चैलेंज करते हैं और उस नोशन से यू कैन गिव सम न्यू आइडिया। क्लियर? कि पुराने नोशन, पुराने थॉट प्रोसेस को आपको चैलेंज करना है और कुछ नया वहां पे प्रोड्यूस करना है।
दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। वो चीज यहां से हमें रिफ्लेक्ट होती है। अब एक और अगर हम कंटेक्स्ट समझें कि भाई अब इन आइडियाज को आप थोड़ा जो है हमारे जियोपॉलिटिक्स में और एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझाना चाहें, तो आप चीज समझिए कि भाई ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम प्लेटो के थॉट प्रोसेस से चलेंगे सपोज, ठीक है, तो वंस वी यू कैन से अप्लाई द आइडियाज ऑफ प्लेटो, नाउ प्लेटो आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, सपोज करेंगे प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर इज बेसिकली आइडियलिस्ट, कंट्रीज आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, है ना, हम इस तरीके का थॉट प्रोसेस करते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या रियलिटी में ऐसा है कि चाइना के एक्शंस को देख लीजिए आप, चाइना इज इन्वेस्टिंग इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। व्हाट डू यू से दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अबाउट व्हाट? इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हमने देख लिया, तो मुझे अगर ग्लोबल एस्पेक्ट में देखना है, कैन आई से दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इट हैज अ स्ट्रेटजी ऑफ डेट ट्रैप। और ये डेट ट्रैप की जो कहानी है ये क्या है कि आप बेसिकली सामने वाले कंट्री को पहले फंसा लोगे, उनको डेट दोगे, अफ्रीकन कंट्रीज को या हमारे जैसे एशियन कंट्रीज को, यू नो श्रीलंका वगैरह। वंस दे हैव एंटर्ड द डेट ट्रैप, देन यू ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, वहां से जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि वो कंट्रीज आपका डेट तो रीपे कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप उनको बोलोगे कि हमें अपना मिलिट्री बेस बनाने दो, कि इंडियन ओशन के अंदर श्रीलंका को बोला जाएगा अच्छा डेट हम तुम्हारा माफ कर देंगे, हमें जो है यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने दो, आने दो। श्रीलंकन मींस जो नेवी है उनके साथ चाइनीज नेवी भी यहाँ पे ट्रेवल करेगी। इस टाइप का आइडिया कैसा है, आपको क्या लगता है? इज इट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर जो इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा? या अब मुझे सेम कंटेक्स्ट में मुझे बताना हो इंडिया का एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम भी कहीं ना कहीं इन सब पॉलिसीज को यूज करते रहे हैं, तो सपोज कीजिए इफ आई विल से इंडियाज पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्लियर, हम जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना। इंडिया ऑलवेज से कि वी डू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ओके। तो दुनिया को दिखाने के लिए तो वी टेक दिस आइडियलिस्ट स्टैंड, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मेन पॉइंट इज दिस, सपोज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम हमने नॉन अलाइनमेंट किया, क्लियर। तो हमने जब नॉन अलाइनमेंट किया, इसका मतलब यह नहीं था हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। You just see how India was operating. India was working with USSR. India was also working with West. दोनों से ही हमें डिफेंस में असिस्टेंस मिल रही थी। नॉट जस्ट दैट, आपके यहाँ पे बहुत से स्टील प्लांट्स हैं जो आपने वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प से बनाए हैं। आपका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो आपने कहा कि सिविल पर्पस के लिए आप बना रहे हैं, दैट वाज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। सो वन कैन सी हाउ इट बेनिफिटेड, जस्ट बिकॉज आप नॉन अलाइंड रहे, आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखी, दोनों ही तरफ से हमें मदद मिलती थी। हम यूएस से भी, यूके से भी, मतलब यूएस से आपके लिए PL 480 के अंडर राशन आता था, हमें जो है बेसिकली ग्रेन्स वगैरह दिए जाते थे। यूके से, ब्रिटेन से हमें डिफेंस इक्विपमेंट मिलते थे, सोवियत यूनियन से भी हमें डिफेंस इक्विपमेंट मिलते थे। हमें किसी ने मना नहीं किया। व्हाई दैट? यू कैन से मना वाज नॉट डन। आइडिया वाज दिस, क्योंकि हम दोनों की तरफ से ही एक तरीके से बेनिफिट उठा रहे थे। हमने ये पॉलिसी, हमने पोजीशन नहीं ली कि हम एक की साइड है, बिकॉज अगर आप एक साइड पे जाते तो दूसरा आपकी हेल्प नहीं करता। बिकॉज वी मेंटेन्ड दैट न्यूट्रलिटी, वी रीप्ड बेनिफिट फ्रॉम बोथ साइड्स। दैट इज द प्राइम थिंग, क्लियर। और दुनिया को बोलने के लिए हम क्या कहते थे कि हम जो है एक तरीके से आइडियलिज्म पे चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट। ये गेम समझना जरूरी है, प्रैक्टिकल था हमारे लिए। और दूसरा पार्ट समझिए ना कि अगर आप यूएसएसआर के करीब जाते तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका दुश्मन होता, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के करीब जाते तो यूएसएसआर आपका दुश्मन होता, क्लियर। लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहे तो दोनों ही हमारे दुश्मन नहीं है। तो वन हैज टू सी थिंग्स इन दैट वे। बहुत बड़ी ये अचीवमेंट थी एंड इसको उसी वे में देखना चाहिए। इट वॉज अ गुड थिंग दैट वी मेंटेन्ड आवर न्यूट्रलिटी, क्योंकि उसका हमें फायदा ही हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दिस नॉलेज कंसेप्ट जो यहाँ दिखा हमें। नाउ एरिस्टोटल की कहानी समझिए तो हम एक बात जानते हैं कि ही वॉज अ सोक्रेटिक। अब
someone is Socratic in the sense that he is going to give importance to state, okay, over individual. ठीक, अब ऐसे में एरिस्टोटल ने कुछ बातों को कहा है. He pointed out few things. He says that state is a natural institution. क्यों आया state is a natural institution? Because human by nature is a political animal. हम political animal हैं, हम participate करेंगे ही करेंगे. आप human evolution देख लीजिए, क्योंकि हम communities में रहते हैं. हम कम्युनिटीज में रहते हैं, कम्युनिटीज से आपके यहां पे विलेज बनने स्टार्ट हुए, विलेज से आगे जाके सिटीज बनने स्टार्ट हुए, और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नेशन. तो आप जब पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखते हो, इंडिविजुअल इज एट द सेंटर स्टेज. कम्युनिटी से पहले तो इंडिविजुअल ही था ना. सो इंडिविजुअल जो है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, प्रॉब्लम्स होंगी. जब सोसाइटी बढ़ती है, एक्सपैंड करती है, प्रॉब्लम्स भी एक्सपैंड करेंगी, और एक तरीके से उन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक पॉलिटिकल प्रोसेस होनी चाहिए. और ह्यूमन का एग्जिस्टेंस भी उसी तरीके से हुआ है. एंड वन मोर थिंग ह्यूमन बीइंग हैज रियलाइज्ड. तो दूसरी चीज जो ह्यूमन बीइंग को समझ में आती है, दैट ह्यूमन बीइंग नोज वन थिंग, कि भाई इंडिविजुअली अगर मैं अपनी भी बात करूं, ठीक, नाउ इंडिविजुअल आई हैव सम लिमिटेशंस. मैं भगवान तो हूं नहीं, लिमिटेशंस है मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं जा सकती है. बट अगर हम बहुत सारे लोग मिलके एक साथ आ जाएं तो स्टेट बनाया जाएगा. एंड स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन. भारत सरकार, अगर मुझे यहां पे बात करनी हो तो भारत गवर्नमेंट की बात करेंगे. दैट भारत गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ 146 करोड़ पीपल. 146 करोड़ लोग अलग अलग अगर मैं उनको करूंगा तो उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी. लेकिन जब ये लोग साथ में आ रहे हैं और भारत सरकार का रूप ले रहे हैं, अब इनकी कैपेसिटी बहुत जबरदस्त हो गई है. उसका एग्जाम्पल देखिए. तो सपोज टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. अब ये लेक्चर आपके पास तक पहुंच रहा है with the help of internet, okay, and I would say there is a satellite which is facilitating this. Now satellite is being managed by ISRO. तो ये ISRO की सैटेलाइट है, तो ये सब कुछ फैसिलिटेट कर रही है. इट मीन्स दैट मेरी एज एन इंडिविजुअल उतनी औकात नहीं थी कि मैं इतनी तेज चिल्लाऊं कि आप सबको मेरी आवाज सुने. नहीं है भाई, किसी भी ह्यूमन बीइंग की नहीं है. हमारी कैपेसिटी इंडिविजुअल टर्म्स में बहुत लिमिटेड होती है. बट when we are united and we are taking the shape of a state हमारी एबिलिटीज को एक्सपोनेंशियली एनहांस कर रहा है. अब ये लेक्चर जो रिकॉर्ड होगा आप सब लोग देखेंगे, बहुत दूर तक ये लेक्चर जाएगा. एनीवन कैन वॉच इट. क्लियर? सो इट इज द रीच दैट इट इज फैसिलिटेटिंग फॉर मी. ये स्टेट की इंपॉर्टेंस है. और कहानी समझिए यहां खत्म नहीं होती है. तो स्टेट हमारे लिए ये चीज बेसिकली फैसिलिटेट करेगा. और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम टर्म्स में क्या होती है कि इट शुड फैसिलिटेट गुड लाइफ फॉर अस. ठीक, हमारे लिए गुड लाइफ फैसिलिटेट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज मेड दैट विदाउट स्टेट मैन कैन नॉट लिव. क्यों? बिकॉज इफ देयर इज नो स्टेट, अगर कोई स्टेट नहीं है, इट मीन्स देयर विल बी अनार्की. And anarchy means there is going to be chaos. एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को नुकसान करेगा, बिकॉज एनिमल स्पिरिट है ना हमारी. ओके, तो इसीलिए हम एक दूसरे को नुकसान करके हम अपने एक दूसरे के लिए डेवलपमेंटल जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सब खत्म कर देंगे. तो कलेक्टिव वेलफेयर के पॉइंट से अगर आप चीजों को देखेंगे तो यू विल सी फ्रॉम कलेक्टिव वेलफेयर स्टेट इज इंपॉर्टेंट. And with this reason, state is given priority over individual. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि सपोज देयर इज अ मैटर रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी. अब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली कलेक्टिव इंटरेस्ट. ओके, ये हम सबका कलेक्टिव इंटरेस्ट है.
तो कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए क्या आप अपना फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करेंगे? यस, इट कैन बी डन। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी के मामले के लिए गवर्नमेंट आपके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है बाय द स्टेट इटसेल्फ। स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट यू, स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट आवर एबिलिटी। स्टेट जो है चाहे तो इंटरनेट भी बंद कर सकता है, अगेन विद द एंगल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दिस इज हाउ इट इज डन। स्टेट ही डिसाइड करेगा क्योंकि स्टेट प्रायोरिटी पे है। अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि कई लोग कहते हैं कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक, लेकिन कभी कभी स्टेट को सर्विलेंस करने की जरूरत पड़ती है ना, सर्विलेंस करने की। मान लीजिए कोई टेररिज्म है और हमें पता लग गया कि इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट जो है वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, कोई इंफॉर्मेशन आई, तो आप फोन ट्रैक करोगे ना उनके, तो रिक्वायरमेंट है ना वहां पे। कलेक्टिव इंटरेस्ट को आपने ऊपर कर दिया ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर? देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर वी गिव इंपॉर्टेंस टू स्टेट। और रियल टर्म्स में अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो तो आपके पास कंट्री के लेवल पे बहुत एग्जांपल है, से चाइना, से नॉर्थ कोरिया। तो दे गिव इंपॉर्टेंस टू स्टेट ओवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे फ्री मीडिया वाली चीज नहीं है, बिकॉज दे गिव इंपॉर्टेंस टू मेंटेनिंग यूनिटी इन द सिस्टम। उनका सिस्टम, उनका स्टेट कभी भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो उस चीज को ऊपर रख रहे हैं। ये पॉइंट यहां पर डिफरेंट हो गया है, ठीक है। और इसीलिए हमें इसको समझना भी है कि ये इस पॉइंट से हम स्टेट को प्रायोरिटी पे देके आते हैं, ओके। और हमारी खुद की इंडिविजुअल लेवल पे कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। स्टेट हमारी कैपेसिटी को एनहांस करता है, स्टेट हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है ना, तो स्टेट हमें फैसिलिटेट करता है, एंड इसलिए स्टेट डिजर्व्स द हाईएस्ट शेयर इन योर ऑब्लिगेशन। इसलिए एरिस्टोटल ने यह कहा कि भाई स्टेट को आप ऊपर रखेंगे इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल नीचे रहेगा, जबकि सोफिस्ट ये कहते थे कि इंडिविजुअल पावर, प्रॉफिट, वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। प्लेटो, एरिस्टोटल दोनों ही इस चीज पे एम्फसाइज करते थे कि स्टेट ऊपर रहेगा, क्योंकि स्टेट ही है जो हमें जीने का वातावरण क्रिएट कर रहा है। अगर स्टेट यहां से हट जाए तो आप अपने घर से अपने ऑफिस सही सलामत नहीं पहुंच सकते हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है ट्रैफिक मैनेजमेंट? स्टेट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, स्टेट फैसिलिटेट कर रहा है। रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, स्टेट फैसिलिटेट कर रहा है। गवर्नेंस इज देयर, स्टेट इज फैसिलिटेटिंग दिस। क्लियर? सो वन हैज टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर बोर्न यू गेट बर्थ सर्टिफिकेट, and when we die we get death certificate. Who is going to issue this birth and death certificate? ये सर्टिफिकेट आ रहा है स्टेट की तरफ से। क्लियर? सो राइट फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव स्टेट इज देयर विद यू। स्टेट ही है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह स्टेट ही स्टेट है। आजकल हम बात कर रहे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, वी डू अंडरस्टैंड, बट स्टेट इज इन अ रेगुलेटरी रोल। स्टेट अभी भी रेगुलेशन कर रहा है पीछे से। ये मत सोच लेना कि चीजें खत्म हो गई हैं। क्लियर? State is quite there, it is existing. So these points were made by Aristotle. Now I would like to, you can say, apply these principles in terms of geopolitics. थोड़ा मैं geopolitics के अंदर इन्हीं principles को लागू करने की कोशिश करूंगा। I'll try to understand कि ये किस context में geopolitics में लग सकती हैं। So take example of this, okay? Take an example of, say, first statement जो यहाँ पे बोली गई थी, that state is a natural institution, है ना? That was the first point, कि ये एक natural institution है आपका, okay? Now when I am making this argument that state is a natural institution, क्या मैं point यहाँ पे raise करूँगा? कौन सा state मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो natural institution की तरह काम कर रहा है? अब ऐसे में अगर shared history हो, या एथनिसिटी आप शेयर करते हो, या लैंग्वेज आप शेयर करते हो, या ज्योग्राफी आपकी अलाइन होती हो, कैन दिस बी द ग्राउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट? क्या होगा ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का? ठीक है, एग्जाम्पल, सो टेक एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज। नाउ यूरोपियन कंट्रीज, दे आर बेसिकली एग्जिस्टिंग, अलग अलग नेशन स्टेट बने हुए हैं
बेसिकली लैंग्वेज के बेस पे हैं, वो सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग स्टेट बना दिया उन्होंने। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखिए आप, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर हम बात करते हैं तो ये बाकी एंटिटीज से थोड़ा अलग क्यों था? बिकॉज ऑफ हिमालयाज, ओके, नॉर्थ में हमें अलग कर देते थे, एंड एक तरीके से एक एग्जिस्टेंस था जो हमारा यहां बना था, ज्योग्राफी थी जो हमें बाकी पार्ट से थोड़ा काटती थी। सो ज्योग्राफी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज अ स्टेट। हमारे यहाँ पे मल्टी एथनिसिटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, बट दैट कल्चरल एंगल इफ आई एम गोइंग टू ब्रिंग हियर, कल्चरल कॉम्बिनेशन के साथ अक्रॉस इंडिया एक सेम सनातन परंपरा जिसको बोला जाता है, वो अक्रॉस इंडिया आपको मिलती है। तो दैट हैज यूनाइटेड पीपल लिविंग इन दिस एरिया एंड वी हैव इंडिया एज अ स्टेट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। इस तरीके से हमारा एग्जिस्टेंस आया है, ठीक। सो वी शेयर्ड समथिंग एंड देयर वाज दिस फॉर्मेशन। नाउ दीज आर ऑल नेचुरल एक्टिविटीज विच आर देयर, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। हमारे यहाँ पे शेयर्ड हिस्ट्री थी, ब्रिटिश सब जगह थे, उन्होंने हमें यूनाइट किया, मुगल्स तब भी इंडिया यूनाइट हुआ, मौर्याज है ना तब यूनाइट हुए, गुप्ताज के टाइम यूनाइट हुए। सो देयर इज अ हिस्टोरिकल शेयरिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट इज बाइंडिंग द पीपल लिविंग इन दिस टेरिटरी। ये हमारा यूनिफाइंग फैक्टर है। ये नेचुरल चीजें होती हैं, उसके बेस पे आप एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हो। आर्टिफिशियल स्टेट बनाने की कोशिश की गई थी, ओके। सो वन शुड अंडरस्टैंड दिस आर्टिफिशियल स्टेट का एग्जाम्पल आप समझिए। यूएसएसआर बनाने की कोशिश की गई थी, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? इट वाज डिसइंटीग्रेटेड, वो डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि वो नेचुरल था ही नहीं। नाउ यू टॉक अबाउट चाइना, China, you ask them, 99% of them will say they belong to Han Chinese origin. They associate themselves with Han Chinese system. So this is the basis for the unification of China and formation of a state. वो इस पूरे आइडिया से खुद को अलग करके देखते ही नहीं है। क्लियर? और दूसरी चीज समझिए आप, so this is you can say one example that we have seen. Now other example if I would like to add कि भाई हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट गुड लाइफ फॉर अस, ओके। सो इंडिया के एग्जांपल में देखिए आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ आई मे से सो इट टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके अंदर इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल डिक्लेयर भी किया है। कैन आई से इज इट फॉर द गुड लाइफ? You have fundamental rights. Now, can I say fundamental rights are also facilitating your good life? So this is what your state is facilitating for you. हमारा standard of living enhance करने की जिम्मेदारी हमने इनको दी है and they are facilitating this thing for us. Clear? फिर हमने एक point ये बोला था कि man is a political animal. आपने बोली, पढ़ी थी ना ये बात? अब man is a political animal, ये कहाँ से समझ में आता है? इसका लाइव एग्जाम्पल जियोपॉलिटिक्स में आप देखेंगे। Indian diaspora. Can I say Indian diaspora helps in shaping, है ना, the policy decision in favor of India? ऐसा होता है कि नहीं? Yes, it does happen like that. बिल्कुल ऐसा होता है। क्लियर? तो हम जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की बात करते हैं, so when we concluded this particular deal, okay, so it was pointed out in that deal as well that Indian diaspora played important role. तो इंडियन डायस्पोरा कहीं ना कहीं विजिबल था, जो यहाँ पे काम कर रहा था, जिसने हमारे लिए ऐसा माहौल बनाया। वहां पे बहुत जगहों पे ऐसा होता है, दे आर इन क्वाइट इन्फ्लुएंशियल पोजिशन, दे विल फैसिलिटेट थिंग्स फॉर अस। क्लियर? तो स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, वो एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब आप इस तरीके से चीजों को फैसिलिटेट करते हो। दूसरी चीज, एरिस्टोटल ने एक बात और बोली थी। सो एरिस्टोटल पॉइंटेड आउट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्लियर? तो आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कैन आई से दोज एंटिटीज आर ऑपरेटिंग विद दिस रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट? तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, यूएस, इंडिया, जापान, दे आर ऑल मॉडल्ड अराउंड दिस रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट।
सभी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है यहाँ पे, ये मॉडर्न स्टेट है आज की दुनिया का। तो सभी उसी आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं एंड प्राइमरीली दिस इज द आइडिया रिलेटेड टू द यू कैन से थियरी ऑफ स्टेट, और अरिस्टोटल कुछ और बातों को यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। सो ही इज हाईलाइटिंग बेसिकली डेस्टिनी ऑफ मैन इज टू लिव अंडर स्टेट। तो हमें ये बात माननी पड़ेगी, वाकई हम स्टेट के अंडर रह रहे हैं, क्रेडल टू ग्रेव स्टेट ही है। अब दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि वन हु लिव्स विदाउट स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड, ही कांट बी मैन, बिकॉज गॉड तो आइडियलिस्ट है ना, उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई बिना स्टेट के रह रहा है ऑन हिज ओन अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, सो ही इज अ गॉड। वन थिंग अदर इज द बीस्ट। बीस्ट जो है वो कहीं रुकेगा नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर? वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा अपने फायदे के लिए। सो दैट इज द की पॉइंट विच इज हाईलाइटेड हियर, जो यहाँ पे बताया गया कि हमारे लिए स्टेट की क्या यूटिलिटी है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, और किस तरीके से हम स्टेट को ऊपर रख के चलते हैं कि सिटीजन स्टेट के लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा। दैट्स एन आइडिया हियर। क्लियर? So this argument has been made by Aristotle. Now he is basically highlighting towards this theory of citizenship. Okay. लेकिन इस theory of citizenship को शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। That is, अगर हमने देखा कि स्टेट है तो किस फॉर्म की गवर्नमेंट हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो पास में हमने देखा था कि एरिस्टोटल बेसिकली ही मेड एन आर्ग्यूमेंट कि उनका ये मानना था कि पॉलिटी was considered to be the best form of government. Okay, and polity का मतलब होता है basically rule by middle class, है ना, this argument. तो प्रेजेंट वर्ल्ड में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे मिडिल क्लास हैं। मोदी जी आप बोल सकते हो मिडिल क्लास हैं, योगी जी मिडिल क्लास हैं, ओके, ओबामा मिडिल क्लास थे, ठीक है। यू टॉक अबाउट इजराइल, वहाँ पे भी मिडिल क्लास ही हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस, बिकॉज हाउ दिस पॉलिटी इज गिवन इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये लोग रीजन करेंगे। जो मिडिल क्लास होगा ना वो हर चीज सोच समझ के करेगा, वो हर चीज रैशनैलिटी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ मिडिल क्लास ऑपरेट्स एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया, किस चीज को रिजेक्ट किया? ही रिजेक्टेड डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय मॉब, ठीक, क्योंकि ये वीकर सेक्शन है और वो लोग अपने सर्वाइवल के अलावा दूसरी किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते। उनकी कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगी, वो आगे का सोचेंगे नहीं, दूरदर्शी नहीं होंगे, और वो कहीं ना कहीं उनमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं होगी। ओके, सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एरिस्टोटल का ये मानना था कि भाई हमारे लिए जो फायदेमंद है दैट इज द मिडिल क्लास, वही आ जाए, क्योंकि वो हर चीज सोच समझ के करेगी। और वो ऐसा भी नहीं होगा रिच की तरह बिल्कुल ही वो बेसिकली निगलेक्ट करने में जिए, क्योंकि उनको भी चीजों से फर्क पड़ेगा, है ना। जो रिच है, जो वेल टू डू है, उनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज हैं। बट मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास विल टेक केयर ऑफ द कॉमन डिमांड्स। सो एक बात मुझे बताओ, आप आज के कंटेक्स्ट में देखिए, रिच कैन बाय गुड कार, will he care about potholes which are there? उस बारिश के गड्ढे में कौन गिरेगा? पुअर सेक्शन होगा जो इसमें गिरेगा। लेकिन इस पोर्ट होल को फिल करने के लिए आवाज कौन उठाएगा? मिडिल क्लास यहां से आवाज उठाएगा। मिडिल क्लास यूनाइट होगा, मिडिल क्लास एक्टिव होगा सोशल मीडिया पे, एनजीओ पे, है ना। सो दिस इज हाउ मोबिलाइजेशन विल बी देयर, बिकॉज मिडिल क्लास एजुकेटेड भी है, इनके पास नॉलेज है, तो वो उसका इस्तेमाल करके पब्लिक को मोबिलाइज करके एक सही कॉज के लिए वो सामने आएंगे। दे कैन कम फॉर दिस थिंग। तो ये बढ़िया चीज है, मिडिल क्लास ऐसा कर रहा है, बहुत बढ़िया होगा यहाँ पे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी गिव इंपॉर्टेंस टू देम।
एंड वी डू एक्सपेक्ट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और बाकी जो फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट की यहां पे उसको भी समझ लीजिए कि भाई देखिए, मोनार्की होती है, मोनार्की में प्रॉब्लम क्या है, दैट इज बेसिकली रूल बाय वन। और वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आदमी उतना रैशनल हो जाए। या टायरनी होती है, टायरनी तो अत्याचार होता है, वो तो मतलब अपने ऊपर ही चलाएगा सब कुछ, अगेन रूल बाय वन। तो पॉलिटी जो है दैट इज बेसिकली रूल बाय मैनी। ठीक, ये इंपॉर्टेंस इन्होंने इसको दी। डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा तो भीड़ है, भीड़ कुछ नहीं करती है। सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी को आज के कंटेक्स्ट में देखोगे तो पॉपुलिस्ट, भीड़ यही कुछ करती है, वो पॉपुलिज्म पे जा सकती है, वो किसी भी लेवल का इररेशनल चॉइस लेके वो डिसीजन ले सकती है, लेकिन हमें वैसा नहीं करना होता। इसका एग्जांपल आप सोचिए, ब्री एग्जिट, ठीक, इन्होंने रेफरेंडम करवा लिया कि यूरोपियन यूनियन लीव करना है कि नहीं। यूके में हुआ था बेसिकली ये, वेदर टू लीव यूरोपियन यूनियन और नॉट, दे वेंट फॉर रेफरेंडम। अब आम जनता के को क्या पता, डू दे अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स, टेक्निकलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स? तो नुकसान हुआ, सब बोल रहे थे ये खराब चीज है, इररेशनल स्टेप है जो आप ले रहे हो, बट बिकॉज अब रेफरेंडम करवा दिया था, पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से उन्होंने अनाउंस कर दिया था, और जनता ने वोट किया कि हमें तो जी बाहर जाना चाहिए। अब एक बार प्रॉमिस कर दिया, डेमोक्रेसी में आप जी रहे हो तो आपको बाहर आना पड़ेगा, वो गड़बड़ हो गई है यहां पे। तो ये अक्सर भीड़ तंत्र में देखने को मिलता है, बट समहाउ पॉलिटिशियंस दे स्टिल फॉलो दिस, करना पड़ता है उनको, है ना। तो दिक्कत तो है इसमें, ओके, बट खुद ब खुद आप देख लो। तो भीड़ के तो ऐसे हालात होते हैं। अब जब आप ये समझ रहे हो कि आप पब्लिक को एक तरीके से साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सिटीजनशिप का सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। जब हम इस कंटेक्स्ट में सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारा मतलब है पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस एक्टिविटी, कि गवर्नेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट अफेयर्स में कौन पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि अगर आप, और यहां पे सिर्फ पार्टिसिपेशन हवा में हमें नहीं चाहिए, वी वांट क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो उस टाइम पे, एरिस्टोटल के टाइम पे, जो एलिमेंट्स जो प्राइमरीली हुआ करते थे, तो प्राइम फोकस हुआ करता था कि ग्रीक मेल को ही आप एलिजिबल मानो। क्यों ग्रीक मेल को? स्लेव्स के लिए कोई रीजन ही नहीं है पार्टिसिपेट करने का, स्लेव का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है ही नहीं, स्लेव तो अपने मास्टर की बात सुनने के लिए है, तो इसलिए स्लेव एज इट हैज नो से, उसको आप एलिजिबल नहीं मानोगे। क्लियर? और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो पास्ट में आपको समझ में आएंगे। सो टेक एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस को इंडिपेंडेंस कब मिल गया था? यूएस गॉट इंडिपेंडेंस वे बैक इन 1776, but they kept on using the slavery till 1853-54। अब्राहम लिंकन ने आके अबॉलिश किया था और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई थी स्लेवरी अबॉलिश करने के नाम पे। सिविल वॉर शुरू हो गया था अमेरिका में, 4 लाख लोग मर गए थे। सोच के देखो कितना बड़ा ये इवेंट था। नाउ इतने साल इनको स्लेवरी अबॉलिश करने में क्यों लगे? एंड जब ये स्लेवरी यहां पे रही, उसका की पॉइंट क्या था? These slaves were not given voting rights. Even after abolishment of slavery, जो slaves वहां पे थे, basically जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, ओके, अफ्रीकन अमेरिकन्स बेसिकली, उनके डिसेंडेंट्स को there was no voting right for them। तो ये आज की डेट तक भी फॉलो हो रहा था। फिर मार्टिन लूथर किंग, ही हैज टू, यू कैन से, फाइट फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट्स, और उसके बाद जो है जाके कहीं इनको वोटिंग राइट दिए जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक यही था, उस समय थॉट प्रोसेस ये चलता था कि भाई ये स्लेव्स हैं, स्लेव्स का अपना खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग देम वोटिंग राइट। चिल्ड्रन जो हैं दे लैक मैच्योरिटी, वुमेन जो है वो होम अफेयर्स में बिजी हैं, उनको होम अफेयर से फुर्सत नहीं मिलेगी, फुर्सत मिलेगी तब जाके वो पार्टिसिपेट करेंगे ना। सो दे हैव सेपरेटेड दिस।
एंड ओल्ड एज पीपल, वो फिजिकल कंडीशन की वजह से क्वालिटेटिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सो डोंट गिव देम सिटीजनशिप। तो ये उस समय इनका आइडिया था। आज के कंटेक्स्ट में इट इज अनडेमोक्रेटिक और एक नैरो परसेप्शन के रूप में इसे देखा जाता है, लेकिन ये सिटीजनशिप का सवाल आज भी वैलिड है। तो सीरिया में ये डिमांड आती है कि यूरोप में ये सवाल उठाया गया कि सीरियन रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप दे के ना दें, है ना, सवाल बना यहां पे कि रेफ्यूजीज को आप सिटीजनशिप देंगे कि नहीं देंगे। वैलिड आर्ग्यूमेंट है यहां पे कि आज की कंटेक्स्ट में भी वही डिबेट कर रहे हो आप। या इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, सो इन इंडिया वी हैड कैरिड आउट एक्टिविटी ऑफ एनआरसी, सो नेशनल रजिस्ट्रेशन, जो हमने फॉर सिटीजनशिप, जो असम के अंदर हमने ये एक्टिविटी की थी, ठीक है, कि नेशनल रजिस्टर अपडेट किया था कि सब लोग अपने अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, असम के लोग जो हैं, और जो लोग वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली हमें डर था ना कि बांग्लादेश से बहुत लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, तो एक कट ऑफ डेट इन्होंने बनाई कि 1971 से पहले के जो लोग रह रहे हैं वो अपने पुराने फोर फादर्स या उनका कोई डेटा जो है प्रोड्यूस करें टू प्रूव दैट यू आर ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ असम। जो 71 वॉर के बाद लोग आए हैं, डेफिनेटली इट मींस दैट वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो इतने सालों तक यहाँ पे रह रहे थे। अब जो लोग अपने डॉक्यूमेंट नहीं प्रूव कर पाएंगे उनको डेफिनेटली या तो डिपोर्ट करना चाहिए था, वट एवर वॉज द डिसीजन, बट एक्टिविटी वॉज रिलेटेड टू दिस। या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है जिसके अंदर यह प्रोविजन लगाया गया कि बेसिकली जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, है ना, यू कैन नॉट मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज, जैन्स, बौद्ध, जो हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्री से आके इंडिया में बसे हुए हैं। नाउ इधर क्या था, जो इस्लाम फॉलो करने वाले हैं, दे वर नॉट गिवन द सिटीजनशिप। ठीक, दिस वॉज एप्लीकेबल अदर देन पीपल हु आर फॉलोइंग एनी अदर रिलीजन, बट इस्लाम नहीं। इस्लाम को छोड़ के दूसरे रिलीजन आपके होंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मुस्लिम होंगे तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। परसिक्यूटेड हो और आप इंडिया में आ गए हो, और कट ऑफ डेट भी डाली गई 2014 से पहले जो लोग आए हैं, क्लियर। तो यहां पर रिलीजन के बेस पे आप दे रहे हो सिटीजनशिप, तो हमने सोचा, पूरा कैलकुलेट किया होगा ना कि किस बेसिस पे आप ये डिवाइड कर रहे हो। कोर्ट हैज ऑल्सो अलाउड दैट, कोर्ट ने भी अलाउ किया, अदरवाइज ये रोका जा सकता था। तो हम आज भी इसी टाइप की चीज जो है वो डिबेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, अच्छा, देर आर सम कंट्रीज विच आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सिटीजनशिप। सो यू टॉक अबाउट सऊदी अरब, ओके, वहां पे आपको मिलेगी नहीं सिटीजनशिप, क्योंकि आपको वहां पे सऊदी अरब का ही होना है, वहां के ही फैमिली डिसेंडेंट्स हो तब सिटीजनशिप मिलती है, बाहर वाले को किसी को नहीं देते। वो क्लियर है उनका सिस्टम बिल्कुल। सो दे हैव देयर ओन सिस्टम। वर्ल्ड इज डिबेटिंग दिस सिटीजनशिप अगेन। ओके, ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चल ही रहा है यहाँ पे, और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी चल रहा था। तो ये एलिजिबिलिटी किसको देनी है किसको नहीं देनी, उस सवाल को यहाँ पे एरिस्टोटल ने अच्छे से एड्रेस किया है। क्लियर, कि सिर्फ ग्रीक मेल्स जो हैं उनको आप सिटीजनशिप देंगे, उनको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, अब जैसा हमने देखा कि यहाँ पे स्लेव्स जो थे वो भी आते थे उस समय, तो और काफ़ी पॉपुलर ये सिस्टम चलता था। तो थियोरी ऑफ स्लेवरी भी उन्होंने यहाँ पे फैसिलिटेट की है। तो क्या है बेसिक कहानी, उनका ये मानना था कि भाई ये जो स्लेव्स हैं, कि स्लेवरी का जो आइडिया है इट इज नेचुरल, है ना, स्लेवरी इज नेचुरल। नेचर ने ऐसे बनाया है कि देयर आर पीपल हु आर डेस्टिन्ड टू बी, यू कैन से, रूल्ड ओवर, कि आप कई लोगों के ऊपर तो रूल करोगे ही करोगे। तो ये पुराने टाइम पे कैसे चलता था, देखिए थॉट प्रोसेस जो माना जाता था कि जो आपका ग्लोबल नॉर्थ होगा वो ग्लोबल साउथ के ऊपर राज करेगा।
ऐसा ही था सिस्टम। तो जो कॉलोनीज बनी थी, ये ग्लोबल साउथ वाली कॉलोनीज ही थी सारी, अफ्रीका और एशिया, है ना। ग्लोबल नॉर्थ में रूलर्स हो गए आपके इनसे यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, ओके। वो ये मानते थे कि वही हैं जो फिट टू रूल हैं, that they used to consider that global north is basically fit to rule। और यहीं से कंसेप्ट आता था the you can say white man's burden, है ना। बोलते थे ना कि ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी दुनिया को सिविलाइज्ड करना है हमें। इस आइडिया से ये लोग चलते थे और बढ़िया अपना कोशिश करते थे कि दूसरों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम बताएंगे कि कैसे चलना है, ठीक है। सो ये आइडिया बेसिकली चलता था सिस्टम कि अपने मास्टर के अकॉर्डिंग चलते थे, ओके। और बेसिकली यहां पे मानना भी यही था कि स्लेव का काम होगा, वो सिर्फ काम करेगा, मास्टर जो है वो क्वालिटेटिव डिसीजन लेगा। मास्टर क्वालिटेटिव डिसीजन लेगा, स्टेट सिर्फ, स्लेव जो है सॉरी, स्लेव नीचे रह के सिर्फ काम करेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जो अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट है, वहां से सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जाया जाता है, ठीक। या अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश क्या करते थे, इंडिया से पूरा रॉ मटेरियल लेके जाते थे। इसी तरीके से चलता था कि हम सिर्फ जो है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, हमारे यहां पे कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। जो माइंड वाला काम होगा वो बेसिकली मास्टर करेगा, स्लेव सिर्फ काम करता रहेगा, क्योंकि स्लेव फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, लंबे टाइम तक काम कर सकता है, वो वही करता रहेगा, ठीक है। मास्टर इज गोइंग टू सिट एंड मास्टर इज गोइंग टू थिंक। दैट इज व्हाट वाज द डिवीजन जो यहां पे क्रिएट किया गया। तो ये इनका इनिशियल थॉट प्रोसेस था कि दुनिया इस हिसाब से चलती है। और दूसरी बात समझिए, दे यूज्ड टू सी कि भाई स्लेवरी जो है वो काम की चीज है, मतलब दे यूज्ड टू रीप इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ स्लेव्स। तो यही रीजन आपको समझ लीजिए, दोबारा मैं वही एग्जांपल देता हूं कि यूएस कंटिन्यूड विद स्लेवरी। वो बाद में भी स्लेवरी को कंटिन्यू इसीलिए करते रहे बिकॉज देयर वाज सम इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो तो बचती नहीं थी, जीरो होती थी, क्योंकि उन स्लेव्स को सिर्फ खाना दिया जाता था, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं वहां पे, ओके। वो खाने के लिए अपने मास्टर के लिए काम करते रहते थे और फिजिकली स्ट्रांग होते थे, इसलिए भी वो काम में आगे बढ़ते रहते थे, है ना। सो दिस आर्ग्यूमेंट वाज पॉइंटेड आउट। अब यहां पे ये बोला गया कि गुड मास्टर विल हेल्प स्लेव टू डेवलप, ओके, एंड स्लेव कैन डेवलप द वर्च्यू ऑफ रीजन एंड करेज। कि अपने मास्टर से सीख के स्लेव जो है वो थोड़ा इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है, वो बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। सो आज की डेट में अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए इंडिया की बात अगर मुझे लेनी हो, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इंडियन डेमोक्रेसी में हम बाहर से लेके आए हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हमने सीखा है ब्रिटिशर्स से, है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी लर्नड फ्रॉम देम। सो वी कैन नॉट, यू कैन से, अंडरमाइन देम। मैं ये नहीं कह रहा कि दे वर द गुड मास्टर्स, बट वी वर द गुड लर्नर्स, और हमने सीख लिया एक तरीके से, ओके। तो इसलिए आज इंडिया जो है वो सीख के उस पोजीशन में है दैट वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज यूके से अगर हमारी पावर का कंपैरिजन आप करोगे तो वी आर मोर पावरफुल देन देम। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव अचीव्ड ओवर द टाइम, क्लियर है ना, आपने अचीव किया है ना ये। दूसरी चीज आपको जो समझनी है वो ये है इसके अंदर कि मास्टर जो होगा वो बेसिकली अपने हिसाब से चलेगा। मास्टर का जब मन होगा वो स्लेव के वहां पे इंटरफेयर कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। तो इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, इसका एग्जांपल है मिडिल ईस्ट, ठीक। सो व्हेनेवर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मिडिल ईस्ट, तो ये क्या रीजन है, यूएस जब चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? वो कहता है कि हम बताएंगे, वी विल टीच ईरान वेदर ईरान शुड हैव न्यूक्लियर वेपन और नॉट। हमसे अप्रूवल लो तुम, क्योंकि हम तुम्हारे मास्टर हैं,
वो इस थॉट प्रोसेस से गवर्नड है सिस्टम पूरा का पूरा। क्लियर? नाउ मूविंग टू दिस, देयर आर स्लेव्स बाय लॉ, जो कानूनी रूप से स्लेव्स बनाए हुए होते हैं। देन देयर आर स्लेव्स बाय वॉर, दैट इज प्रिजनर ऑफ वॉर बेसिकली, उनसे भी काम करवाया जाता है। ठीक है, सो इधर सिस्टम इतना सा है कि 1971 में यू कैन से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक, वी हैव दिस एग्जांपल। तो 93,000 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल दे वर प्रिजनर ऑफ वॉर। तो उन्होंने कुछ कुछ काम भी किया होगा यहाँ पे, है ना, खाली तो बैठने नहीं देते, तो हमने कुछ ना कुछ काम तो करवाया ही। ऐसा भी बोलते हैं कि दिल्ली से मेरठ की सड़क जो है उन्हीं POWs ने बनाई थी, बट इसके पीछे कोई मतलब प्रूफ नहीं है, लेकिन काम तो उनसे करवाया जाता है। ठीक है, सो दिस आर्ग्यूमेंट इज मेड हियर एंड दिस इज द ब्रॉडर जस्टिफिकेशन कि कुछ लोग बाय नेचर ही स्लेव होते हैं और कुछ लोग बाय नेचर मास्टर होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि नेचर ने दो टाइप के पर्सन बनाए हैं। देयर विल बी पीपल हु आर स्लेव्स बाय नेचर, उनको जो है ऊपर से बैठ के गवर्न करना पड़ता है। देयर आर पीपल हु आर मास्टर बाय नेचर। ओके, तो दिस आर्ग्यूमेंट हैज बीन मेड, और यही कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस जस्टिफाई करते थे कि नियो कॉलोनियलिज्म जो चल रहा है आज की डेट में, ओके, पूरी दुनिया यही तो करना चाहती है, हम बताएंगे तुम कैसे करो, तुम कैसे काम पे जाओगे, वो इसी चीज के लिए तो है। और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मुझे अगर स्लेवरी का एग्जांपल आपको देना पड़े तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, दैट इज कफाला सिस्टम। नाउ कफाला सिस्टम बेसिकली ये मिडिल ईस्ट के अंदर काफी पॉपुलर है। मिडिल ईस्ट में जो आपका कफील होगा, कफील आपका एम्प्लॉयर है, योर एम्प्लॉयर इज गोइंग टू कीप योर पासपोर्ट। जो भी एम्प्लॉई यहां पे काम करने के लिए आएगा उसके खाने पीने, उसकी सैलरी का ख्याल आपका एम्प्लॉयर रखेगा, और एम्प्लॉयर आपका पासपोर्ट भी जब्त कर लेगा। एंड दिस इज द ग्राउंड फॉर एक्सप्लॉयटेशन। बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, या नियो कॉलोनियलिज्म का मुझे एग्जांपल देना हो तो चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है वो क्या है? इट इज द सेम पॉलिसी जो चाइना ने की है यहां पे फॉलो। ये कॉलोनियल नियो कॉलोनियलिज्म का एग्जांपल है जो दिखता है यहां पे, बिकॉज दे सी कि अदर्स जो हैं वो तो स्लेव्स ही पैदा हुए हैं, वी आर बोर्न टू रूल देम। दैट्स एन आउटलुक विच इज स्टिल प्रिवेलिंग। अब ऐसे में देयर इज अ स्टेटमेंट जो यहां पे बोली जाती है, that prince has to be clever like fox and brave like a lion। ठीक, इसके भी अपने मायने हैं। whenever I am saying that prince basically has to be clever like fox and brave like lion, okay, तो ये किस तरीके का आर्गुमेंट हमें बताता है? देखिए कि एट प्रेजेंट इसको फॉक्स की तरह रहना है। क्यों? टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्पिरेसी, जो भी कॉन्स्पिरेसी आपके एनिमीज कर रहे हैं उनको समझने के लिए। एंड देन विद लायन, दैट इज विद पावर, यू हैव टू एक्ट। उस तरीके से आपको एक्ट करना है कि आपके देश के जो दुश्मन हैं उनके सारे चाल आप समझिए और उस हिसाब से आप एक्ट कीजिए। सो मोदी जी, इफ समवन इज सीइंग दिस नाउ, मोदी इज फॉक्स एंड ही इज अ लायन। ठीक, समझते हैं मोदी जी सारी चीज, दैट हाउ चाइना एंड पाकिस्तान दे आर कोल्यूडिंग, दैट बेसिकली जो आपके यहां पे पहलगाम किया गया है, इट वॉज अ चैलेंज थ्रोन एट मोदी एंड इट वॉज, यू कैन से, इसका जो जवाब आया वो लायन ने जवाब दिया विद ऑपरेशन सिंदूर। फोक्स ने यह समझा कि अभी हमला नहीं करना है, रुकना है, उसके बाद हमला करना है, बट जब हमला करना है तब फर्म हैंड से करना है, और लायन ने फिर जवाब दिया। सो दैट्स, यू कैन से, समथिंग विच इज एप्लीकेबल टू मोदी जी। ओके, सो प्रिंस हैज टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन। सो ये एक फंडामेंटल मैसेज है, बहुत जगहों पे ये यूज होता है, हमारे कंटेक्स्ट में हम इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाउ वी एक्टेड इन ऑपरेशन सिंदूर, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल कि कैसे वन यू हैव टू एक्ट एज अ फॉक्स एंड रिस्पॉन्स एज अ लायन।
दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आप समझिए कि फॉक्स का मतलब है जिसमें आप अपने इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, मोसाद है ना, CIA, दे डू ऑपरेट लाइक इंटेलिजेंस, यू कैन से, सबकी अपनी अपने इंटेल यूनिट्स हैं, तो दे यूज देम, ओके। इट्स लाइक एक्टिंग लाइक अ फॉक्स, बट यूजिंग अ मिलिट्री एक्शन इट्स लाइक लायन। तो हमें कौन से टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, दैट एक्शन वाज अ फॉक्स एक्शन। रिस्पॉन्स ऑपरेशन सिंदूर, इट वाज एन एक्शन बाय अ लायन एक्शन। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने काम किया है यहाँ पे। अब इसके अंदर चाहे आप अजीत डोवाल जी का नाम भी याद कर लीजिए, उन्होंने ही तो टारगेट आइडेंटिफाई करवाए होंगे जिसके बाद आपने रिस्पॉन्ड किया यहाँ पे, ठीक है। सो देर आर पीपल हु आर मास्टर बाय नेचर, एंड मास्टर बाय नेचर मीन्स दे आर मैन ऑफ रीजन, दे हैव करेज, ओके, और वो इस तरीके से काम करते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग दे आर, एंड दिस इज हाउ दे एक्ट हेयर। और फिर इमैनुअल कांत की यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है, वो बेसिकली इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि स्लेवरी नेचुरल है, बट वी डोंट लिव इन अ नेचर, ठीक। तो आपने बोला स्लेवरी नेचुरल, हम तो नेचर में नहीं रह रहे ना, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न स्टेट, हमारी दुनिया अलग हो चुकी है, मॉडर्न स्टेट कंसेप्ट आ चुका है, तो आप अभी उस नेचर वाली चीज को ना बोलिए यहाँ पे। तो दिस इज आर्ग्यूमेंट दे आर सेइंग। देन दे से वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन ह्यूमन डिग्निटी। भाई आज तो दुनिया ह्यूमन राइट्स की है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस आपकी डिग्निटी से ही होता है, और स्लेवरी करने का मतलब यू आर थ्रोइंग डाउन समवन्स डिग्निटी, आप डुबो रहे हो किसी की डिग्निटी, इट इज दैट मीनिंग। तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट हियर। तो कंटेम्परेरी टाइम्स तो ये हैं, वी कैन नॉट जस्टिफाई स्लेवरी, दिस इज व्हाट इमैनुअल कांत इज सेइंग, क्लियर। और यहां पे एक बहुत बढ़िया लाइन वो बोलते हैं कि ईच मैन इज एंड इन इटसेल्फ, दैट मैन जो है ना, इट शुड नॉट बी अ मीन्स, ओके, कि भी आपके किसी फायदेमंद एंड के लिए आप किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैन इज नॉट अ मीन टू अचीव एंड्स। स्लेवरी क्या थी, एक एंड को अचीव करने के लिए थी, तो आप किसी इंसान का इस्तेमाल करके एक एंड अचीव कर रहे थे, वो चीज यहां पे नहीं होगी। दिस जस्टिफिकेशन वाज मेड एंड दिस वाज द क्रिटिसिज्म, क्लियर। सो ये थी थियोरी ऑफ स्लेवरी, एंड दिस इज व्हाट the prime things that are highlighted by Aristotle. We'll come up with the theory of property and many more theories related to Aristotle's life. So stay tuned, stay connected. Thank you very much. Have a good day.